फरजीन, छोटे लोगों को इतना सर नहीं चढ़ाते, कुछ पैसे देकर निपटाओ इसे। सरुसामा का मुझे देख हकारत से कहना था कि मैं अपनी जगह पत्थर की मूरत बन गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे जिस्म में किसी ने सुइयां चुभा दी हैं। इतनी तजलील! वो तो मुझे किसी रोड पर चलती फकीरनी की तरह ट्रीट कर रहे थे। काटो तो खून न निकले, कुछ ऐसा हाल था फिर मेरा। मैंने उनकी जानिब शदीद कदूरत से देखा। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और यकीनन आप लोग भी चैनल पे मौजूद नॉवेल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवेल बेनाम रिश्ता की किस्त नंबर 10 लेकर। तो आइए हम बगैर ताखीर के शुरू करते हैं, ठीक है। इस लिफाफे के अंदर पैसे, सेल और चाबी मौजूद थे। चाबी से दरवाजा खोलकर मैं घर में दाखिल हुई। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो सिर्फ 3 कमरे का घर था, लेकिन अच्छा बना हुआ था। मैंने सबसे पहले पूरा घर चेक किया कि कोई मौजूद तो नहीं है घर में। जब मुकम्मल इत्मीनान हो गया कि मैं अकेली हूं, तो फिर मैंने सेल ऑन किया जो वो ड्राइवर मुझे देकर गया था लिफाफे में। मैंने सबसे पहले सलमान से राब्ता किया। कहाँ हो लाइबा? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हूँ तुम्हारे लिए। जब से मुझे तुम्हारा मैसेज मौसूल हुआ है, तुम कैसे किसी अजनबी पर एतबार कर सकती हो? बस मेरी आवाज का सुनना था कि दूसरी जानिब से वो बरसना शुरू हो गया। उसकी आवाज ही बताने के लिए काफी थी कि वो मेरे लिए कितना फिक्रमंद है। मैं बहुत डर गई थी। वो मेरा अबॉर्शन करवा रहे थे और फिर मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गई और मेरा बच्चे का बताया गया कि मिसकैरेज हो गया है। लेकिन वो खत जो था उसमें पता चला कि नहीं, मिसकैरेज नहीं हुआ है, मेरा बच्चा जिंदा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और कंफ्यूज से कहीं ज्यादा डरी हुई हूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। सलमान, प्लीज तू यहाँ आ जा, प्लीज। मैं हड़बड़ाहट में क्या बोल रही थी शायद मैं खुद भी नहीं जानती। बस मैं बोली चली जा रही थी। मैं मिन्नतें कर रही थी उससे कि वो यहाँ पर आ जाए, अभी आ जाए, इसी वक्त आ जाए, क्योंकि खौफ से मेरा दिल बंद हो रहा था। पहले तो तू रिलैक्स रिलैक्स करो, गहरा सांस लो, सांस छोड़ो। नहीं तो यहाँ पर आ, प्लीज जल्दी आ। नहीं, तू यहाँ पर आ, प्लीज जल्दी आ। मैं बच्चों की तरह रोते हुए बोलने लगी। दिमाग में अनगिनत वसवसे चल रहे थे कि कहीं सरुसामा के दुश्मनों ने आकर मुझ पर हमला तो कर दिया, तो कहीं सरुसामा यहाँ पहुंच गए तो। मैं इस कदर खौफजदा थी कि मेरा पूरा वजूद लरजने लगा था। वैसे तो मैं अपने आप को इतना हौसला और हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैंने सलमान की आवाज़ सुनी, अपने बचपन के दोस्त की, अपने साथी की, तब मैं टूट गई। मैं बिखर गई। तू बेफिक्र हो। मुझे जब से तेरा मैसेज मिला है, मैं तब से ही घर से निकल गया था। मैं पहुंचने वाला हूँ, तू टेंशन ना ले। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ तेरे मुल्तान। बस तू रिलैक्स हो और मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर। वो मुझे फ़ोन पर ही कंफर्टेबल करने लगा, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। 4 घंटे मैं एक ही जगह पर, एक ही मुकाम पर बैठी रही, मुंजमिद, बिल्कुल साकित। ये सरुसामा का खौफ था जो अभी भी मेरे दिल में मौजूद था, जो अभी भी मेरी रूह को जकड़े हुए था। सलमान के आने के बाद सबसे पहले मैं करीब के क्लिनिक गई ताकि मैं अपना चेकअप करवाऊं और पता करूं कि मेरे बच्चे के मुतालिक आया वो खत वाला शख्स सच्चा था भी या नहीं। मेरी खुशी की इंतहा न रही जब डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चेक करने के बाद बताया कि मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ है, मेरा बच्चा जिंदा है। ये सुनने के बाद जैसे मुझे एक नई जिंदगी आ गई थी, जैसे मुझ में एक नई जिंदगी आ गई थी। मैं नहीं जानती वो खत वाला शख्स कौन था, लेकिन मैं उसकी बहुत मशहूर थी। मेरे दिल से उसके लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं निकल रहा था कि अल्लाह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। मैं ख्वाहिश से पहले जायज़ की कैद लगाना भूल गई थी और यकीनन ये मेरी गलती थी। सलमान के कहने पर मैंने अपने वालदैन को कॉल की और झूठ कहा कि सरुसामा के वालिद की अचानक बहुत तबीयत ख़राब हो गई है और हम रातों रात दुबई जा रहे हैं उनकी तबीयत पूछने, और अब कुछ वक्त वहीं रुकेंगे। सलमान के नज़दीक में अभी भी सर उसामा के निकाह में थी और मेरे वालिद उनके धोखे के मुतालिक जानने के बाद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और यकीनन उनसे केस लड़ने की कोशिश करते, मुझे आज़ाद कराने की कोशिश करते और इन अदालतों के चक्करों में वो अपना बचा कुचा भी सब लुटा देते। इसलिए बेहतर यही था कि मैं उन्हें अभी अंधेरे में रखूं जब तक मैं सर उसामा के निकाह से नहीं निकल जाती। और मुझे यकीन था मैं बहुत जल्द इस डेविल के निकाह से खुद को आज़ाद करा लूंगी। इस डेविल को मेरी ज़रूरत फ़कत अपनी महबूबा के लिए थी। इसका मतलब साफ था कि मुझे इंतज़ार करना था उसकी महबूबा के ठीक होने का, और मुझे यकीन था मेरे भाग जाने के बाद वो नया डोनर ढूंढना शुरू कर चुके होंगे। मुझे बस कुछ वक्त छुप के रहना था। जैसे ही मामलात सारे बेहतर होंगे, मैंने सोच लिया था मैं वापस जाकर उनसे डाइवोर्स मांग लूंगी
और मुझे यकीन था वो मुझे दे भी देंगे। मैं नहीं जानती वो शख्स कौन था, लेकिन उसने मुझे इतने पैसे दिए थे कि मैं 2-3 महीने तक सुकून से बैठकर घर में खा सकती थी। मगर फिर भी मैंने जॉब तलाश करना शुरू कर दी। सुबह में मैं स्कूल पढ़ाती और शाम में स्कूल के और कुछ गली के बच्चे मुझसे ट्यूशन पढ़ने आ जाते। मेरा गुजारा अच्छा चल रहा था। सलमान मेरे साथ नहीं रह सकता था, इसलिए वो अपनी वालदा को मेरे साथ छोड़ गया। अगला सीन, अजलान। मैं व्हील चेयर पर बैठा अपने पाँव को तक रहा था जब मेरा सेक्रेटरी परेशान हाल मेरे पास आया। क्या हुआ? हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं तुम्हारी? मैंने मजाइका खैज अंदाज में पूछा। उसामा वजदान की बीवी लाइबा अचानक से गायब हो गई है सर। बस उसका जुमला सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं गुस्से से धाड़ा। मेरा चेहरा अंगारे की माने लाल हो चुका था। और क्यों करना होता? अब जाके तो उसामा की कोई कमजोरी मेरे हाथ लगी थी। फरजीन मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगी, लेकिन इस लड़की पर करती। वो वाहिद सहारा थी मेरा। इस वक्त डैड के सामने उसामा को गिराने का इन गधों का क्या हुआ जिसे हमने उसके पीछे लगा रखा था? मैं हलक के बल चीखा। सर, उन्हें किसी ने बेहोश कर दिया था। जब तक वो होश में आए वो लड़की गायब हो चुकी थी। यानी तुम कहना चाहते हो कोई हम पर भी नजर रखे हुए था? मैं तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए बोला और फिर मुस्कुरा दिया। मैं अच्छे से जानता था ये किसका काम है। पहले तो मैं सिर्फ इसलिए उसे टारगेट बनाए हुए था क्योंकि मुझे फरजीन और उसामा में लड़ाई करवाकर फरजीन को अपने हक में लेना था, लेकिन अब इस लड़की का अचानक गायब होना मेरे शैतानी दिमाग को खटका गया था। ढूंढो इस लड़की को। मेरे हुक्म सादिर करते ही मेरा कम अक्ल सेक्रेटरी फौरन बोला, सर उसका तो बच्चा भी मर गया है। अब वो औरत हमारे किसी काम की नहीं है। सर, उसामा पलट जाएगा अगर वो सामने आ भी गई तो। और जाहिर सी बात है एक अजनबी औरत की निस्बत फरजीन मैम उसामा वजदान पर ही यकीन करेंगी। बेवकूफ, तुमसे जितना कहा है उतना करो। सारे गधों की टोली पाल रखी है मैंने। मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में, समझे तुम? मैं जज्बस होकर चीखा, फिर अपनी पेशानी मसलने लगा। अगला सीन, उसामा। फरजीन के लिए नया डोनर मिल गया था। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ और वो अब काफी बेहतर थी। कहीं जा रहे हो? मैं वापस जाने की नीयत से अभी खड़ा ही हुआ था कि उसने मेरे कोट की आस्तीन पकड़ते हुए पूछा। हाँ, कुछ काम था ऑफिस में, मैंने नरमी से जवाब दिया तो वो मुंह बसोड़ने लगी। मेरे पास ही रुक जाओ ना आज, उसके मोहब्बत से कहते ही मैं वापस बैठ गया। मैं उसे इनकार नहीं कर सकता था, मैं उसे कभी इनकार करता भी नहीं था। भाई को कुछ पता तो नहीं चला ना? वो हर बार की तरह फिक्रमंद होकर पूछ रही थी। तुम क्यों फिक्र करती हो? कच्ची गोलियां नहीं खेलता उसामा वजदान। पूरी दुनिया के नजदीक इस वक्त तुम अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो। मेरा जवाब सुन वो मुतमईन होकर मुस्कुराई। मुझे अपनी फिक्र नहीं है उसामा, कभी थी भी नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मुझे सेहत भी सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तुम्हारे लिए वोट दे सकूं। अगर मेरे भाई को जरा भी भनक लग जाती मेरी बीमारी की तो वो यकीनन मुझे बीमार करार देकर मेरे सारे शेयर्स छीन लेता और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो अजलान का साथ देता। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ उसामा, लेकिन कोई तुम्हारा हक छीने ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। उसने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों के प्यालों में कैद करते जुनूनी अंदाज में आखिरी जुमला अदा किया। मैं जानता था वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। फरजीन की बेपनाह मोहब्बत देख मैं बहुत गिल्ट में मुब्तला हो गया था, लेकिन मैंने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि लाइबा मेरा माजी है। अब वो भाग चुकी है, उसने कभी मेरी जिंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आना और ना ही कभी फरजीन को इस मुतालिक पता चलेगा। मैं वाकिफ था लाइबा के मुतालिक फरजीन से छुपाना उसे धोखा देने के मुतरादिफ है, लेकिन ये धोखा बेहतर था उसे लाइबा के मुतालिक बताकर तकलीफ देने से। फरजीन को सिर्फ इतना पता था कि लाइबा नामी लड़की जो मेरे ऑफिस की वर्कर है वो उसकी डोनर है। उसके अलावा उसे कुछ खबर नहीं थी और ना ही मैंने उसे कुछ पता चलने दिया था। फरजीन के सेहतमंद होते ही मैंने वापस उसे उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। हम वीडियो कॉल पर वैसे ही बात करने लगे थे जैसे पहले किया करते थे। मैं अभी वीडियो कॉल पर फरजीन से बात कर ही रहा था कि मेरी नज़र उसकी रूममेट पर गई जो चलते चलते अचानक गिरी थी। बस उसका गिरना था कि मेरी आंखों में लाइबा आ गई और फिर जैसे मेरे दिल को कुछ हो गया। बेकरारी, बेचैनी, मैं नहीं समझ पाया वो क्या फीलिंग्स थी। तुम मेरी रूममेट को क्यों देख रहे हो ओसामा? मैं तो अपनी ही दुनिया में मगन था। मुझे नहीं इल्म था कि मेरी निगाहें उसकी रूममेट पर ही अटक गई हैं। जैसे ही फरजीन ने मुझे टोका मैं हवासों में लौटा। मैंने देखा फरजीन की आंखों में आंसू थे। भूल कैसे गया मैं? कितनी पॉजेसिव है वो मुझे लेकर। वो मुझे किसी लड़की को देखता हुआ भी नहीं देख सकती थी। उफ, मैं उसे नहीं देख रहा था, मैं कुछ सोच रहा था। और क्या सोच रहे थे? उसने फौरन तजस्सुस से पूछा। कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ जैसे उसे यकीन ना आया हो मेरी बात पर, और ये सिर्फ इसी का खासा था, हर चीज की मुझसे डिटेल लेना, और मैं देता भी था। मैं उसका मान कभी नहीं तोड़ता था।
यही कि दिन ब दिन तुम कितनी खूबसूरत होती जा रही हो और मैं यहाँ कितना तन्हा हूँ। मेरे आखिरी जुमला मायनी खेजी से अदा करते ही वो शर्मा गई। बस कुछ माह और बर्दाश्त कर लो, फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। वो सुर्ख होते गालों के साथ गोया हुई और मैं उसकी शर्मीली अदा पे मुस्कुरा दिया। अगला सीन, लाइबा। 9 माह कैसे गुजरे पता ही ना चला। अगर मैं ये कहूँ तो सिवाय झूठ के कुछ ना होगा। मैंने 9 माह में जैसे 9 सदियां जी हों। हमने घर बदल लिया था। मैं मुल्तान से जहलम शिफ्ट हो गई थी सलमान की वालदा के साथ। इस अजनबी ने जो मुझे पैसे दिए थे उन्हें सलमान ने मुझे इस्तेमाल करने से सख्ती से मना कर दिया था। उसके नज़दीक कोई भी शख्स बेवजह मदद नहीं करता। अगर इस शख्स ने मदद की है तो वो इसका बदला ज़रूर लेगा एक ना एक दिन। इसलिए बेहतर यही था कि मैं उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल ही ना करूं। सेल, पैसे और चाबी मैं तीनों लिफाफे में रखकर उसी घर में छोड़ आई थी। सलमान और उसकी वालदा ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी की सख्तियां देखना ही पड़ी मुझे। कहते हैं ना, जो इंसान के नसीब में लिखा हो उसे मिलकर ही रहता है। मेरे माँ बाप ने तो बहुत अच्छे की ख्वाहिश की थी और उस अच्छे की ख्वाहिश में उन्होंने मुझे एक डेविल से ब्याह दिया। इन 9 माह में मैंने अपने वालदेन से इतने झूठ बोले जितने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बोले होंगे। मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई थी जिस पर मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरी बेटी का बाप किसी दूसरी औरत के साथ टीवी पे हेडलाइंस पर आ रहा था। न्यूज़ चैनल पर इन दोनों की शादी की न्यूज़ चल रही थी, जिस पर इन दोनों ने एयरपोर्ट पर यही बयान दिया कि वो दोनों जल्द ही गुड न्यूज़ देंगे। जिससे मुझे अंदाजा हुआ फरजीन ठीक हो चुकी है, यानी अब मैं वापस जा सकती हूँ। माना इस अजनबी ने मना किया था इस जलील आदमी की जिंदगी में दोबारा जाने से, लेकिन मुझे हमेशगी के साथ आज़ादी चाहिए थी, इसलिए वापस जाना मेरी मजबूरी था। अगला सीन, उसामा। आज पहली बार फरजीन मेरी मंगेतर की हैसियत से मेरे ऑफिस में इंटर हुई थी। सब उसका वेलकम करने के लिए खड़े थे। वेलकम मैम। जहाँ वेलकम करने के लिए लोगों की कतार मौजूद थी, वहीं मैंने एक ऐसा चेहरा भी देखा जो मुझे मुंजमद कर गया। वो वाइट कलर की शर्ट व ब्लैक जीन्स में मलबूस थी। उसके बालों में पोंदी बंधी थी। पहले के मुकाबले काफी खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी वो। उसके शरबती सुर्ख होंठ मेरी सारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर चुके थे। मुझे अपने इर्द गिर्द हवा तंग होती महसूस हुई। लाइबा। मैंने देखा आशिर ने उसके पीछे से आकर सीधे कंधे पर हल्का सा थपथपाया। वो जैसे ही सीधी जानिब मतवजा हुई, वो उल्टे कंधे की जानिब से आकर उसके सामने खड़ा हो गया, जिसे देख वो ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई कीमती खजाना हाथ लग गया। उसामा, मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि कब उन्हें देखते हुए मैंने फरजीन का हाथ जो मेरी पकड़ में था इतनी जोर से भींचा कि उसे तकलीफ होने लगी। उसके आहिस्तगी से मेरे कान में कहते ही मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ा। अब जब मैंने सामने की जानिब देखा तो आशिर और लाइबा दोनों गायब थे। अगला सीन, आशिर। जब से मैंने न्यूज में खबर सुनी थी सर उसामा और उनकी मंगेतर की, मैं तब से बहुत उलझ कर रह गया था। समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। लाइबा उनकी बीवी है, लेकिन उनकी मंगेतर की न्यूज चल रही थी और लाइबा का कहीं जिक्र ही नहीं था। और सबसे बढ़कर लाइबा 1 साल से गायब थी। सर उसामा रोजाना ऑफिस आते थे, इसलिए मुझे लगा शायद लाइबा ने अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी होकर ऑफिस आना खुद छोड़ दिया है। लेकिन आज जब वो मुझे अचानक नजर आई तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो गया था कि लाइबा और सर उसामा का रिश्ता आम मियाँ बीवी जैसा नहीं है। खास तौर पर तब जब मैंने उसे सर उसामा की मंगेतर को वेलकम करते देखा, वो भी एक मामूली वर्कर्स की तरह। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है 1 साल में मैंने कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें, कितने मैसेजेस, कितनी मेल्स तुम्हारी आईडी पर, लेकिन तुमने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। अभी मैं बोल ही रही थी कि उसने तेजी से सवाल किया। जब तुम कॉल करते थे तो क्या बेल जाती थी? बहुत तजस्सुस से पूछ रही थी, जैसे उसे खुद खबर ना हो अपने सेल की। हाँ, मैंने उसके जवाब में इस बात में सर हिलाया। आखिरी बार मेरा सेल सर उसामा के घर पर ही छूट गया था। आखिरी बार? क्या मतलब, अब तुम उनके साथ नहीं हो? मैंने तेजी से पूछा। कहने को मुझे गम होना चाहिए था, इस बेचारी का घर टूटा था, लेकिन मुझे तो खुशी थी, क्योंकि मैं सर उसामा जैसी शख्सियात को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं समझ सकता था कि उन्होंने लाइबा को सिर्फ साइड बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया और जब दिल भर गया तो उसे फेंक दिया, जैसा कि ये अमीरजादे करते हैं। नहीं, 1 साल से हम अलग हैं। देखा नहीं तुमने, उनकी मंगनी हो चुकी है, उसने सपाट से लहजे में कहा। नहीं हुआ। उसके लहजे में मुझे कोई गम महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वो किसी अजनबी के बारे में बात कर रही हो। तलाक हो गई? मेरी जुबान फिसल गई। अगले ही पल मैंने अपनी जबान तेजी से दांतों में दबाई। ये मैं क्या पूछ बैठा था? मुझे इतना डायरेक्ट सवाल नहीं करना चाहिए था। उफ, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। नहीं, वो ही लेने तो वापस आई हूँ, मगर क्या खबर थी कि उनकी मंगेतर का वेलकम देखने को मिल जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोली। बहुत रंजीदा सी मुस्कुराहट थी वो। मैं उसे बगौर देखता रहा। वो बहुत दुबली हो चुकी थी, लेकिन बहुत मैच्योर। उसके बात करने के अंदाज में बहुत पुरएतमादी थी। अब मैं अभी उसे देख ही रहा था कि सर उसामा की सेक्रेटरी एक फाइल लेकर आई और उसे लाइबा को पकड़ाते हुए बोली,
कि इसे सरुसामा के ऑफिस में पहुंचाएं। लाइबा ने भी खामोशी से वो फाइल ले ली। मैं वाकिफ था ये फाइल सिर्फ मिलने का बहाना है। लाइबा यहाँ काम नहीं करती और ना ही सरुसामा की फाइल्स पहुंचाना उसका काम था। तुम कहाँ रह रही हो? मुझे अपना एड्रेस दो या फोन नंबर या कोई भी ऐसी चीज जिससे मैं तुमसे राब्ते में रह सकूं। मैं नहीं चाहता तुम दोबारा गायब हो जाओ और मैं तुम्हें ढूंढता ही रह जाऊं। वो फाइल लेकर जाने लगी तो मैंने फौरन उसका हाथ थामा। मैं नहीं जानता मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैंने उसे हाथ थाम कर रोका क्योंकि मैं उसे दोबारा खोना ही नहीं चाहता था। आखिरी जुमले पर बेबसी उतर आई थी मेरे लहजे में, बला की बेबसी। सिर्फ मैं जानता हूँ उस एक साल में मैं कितना तड़पा हूँ उसकी एक झलक देखने के लिए। लाइबा हमेशा मेरी दोस्त मजाक में कहा करती थी, लेकिन आज मेरा दिल कह रहा था कि वो सिर्फ दोस्ती की हद तक मेरे लिए फिक्रमंद नहीं है, उसके जज्बात बहुत गहरे हैं। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से थामा और मैं सिर्फ उसे थामे हुए हाथ को देखने लगी। सरुसामा ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मेरे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल जीरो जीरो था। और अपनी जिंदगी में जो मैं मुश्किलात देख रही थी उसके बाद मैं अपने आप को एक बेकार और अबस चीज समझने लगी थी। अगर मेरी बेटी ना होती तो शायद मैं जीना भी ना चाहती। चले, सर वेट कर रहे हैं इस फाइल का। मैंने तो नोट ही नहीं किया था उनकी सेक्रेटरी अभी तक गई ही नहीं थी। उसके टोकने पर जब मैंने उसे बगौर देखा तो एक लम्हे के लिए मैं हैरान हुई। वो माहीन थी, सरुसामा की पुरानी सेक्रेटरी जिसे उन्होंने निकाल दिया था काम से। तुम जाओ, फाइल पहुंचाना मेरा काम है, मैं पहुंचा दूंगी। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे सरुसामा की नजरें और मैं नहीं चाहती थी वो वहां खड़े होकर हम दोनों पर नजर रखे। मैंने तेजी से तीखे लहजे में भरम से कहा, वो फालतू नहीं है और लोगों की तरह जो एक फाइल के लिए पूरे दिन बैठे रहेंगे इंतजार में। वो नकचड़ी दू बदू बोली, अपना सेल दो। मुझे इस नकचड़ी बंदरिया के मुंह लगना बेकार लगा, इसलिए मैंने उसे मुकम्मल इग्नोर कर आशिर की जानिब मतवजा होकर उससे सेल मांगा। उसके सेल देते ही मैंने उस पर अपना नंबर सेव किया और उसे वापस लौटा दिया। फ्री होकर बात करते हैं, अल्लाह हाफिज। मैं आशिर से अलविदा कर उस सेक्रेटरी के पीछे पीछे चलने लगी। हम दोनों वीआईपी लिफ्ट में दाखिल हुए और सरुसामा के ऑफिस पहुंचे। वहां उसने मुझे बाहर वेटिंग पर बिठा दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं था खोने के लिए। मेरे सर पर वो निकाह का एक बोझ की मानंद था जिससे बस मैं आज़ादी चाहती थी। माना मेरा कोई फ्यूचर नहीं था, लेकिन इस आदमी के साथ में कोई पास्ट भी नहीं रखना चाहती थी। मुझे नफरत थी इस शख्स के चेहरे से भी। काफी देर वेट करने के बाद जब मुझे अंदर बुलाया गया तो मैंने गहरा सांस लिया और पूरा एतमादी से चलती अंदर दाखिल हुई। मुझे अंदाजा नहीं था इस घटिया शख्स की मंगेतर भी मौजूद होगी ऑफिस में। मैं तलाक मांगने गई थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी महबूबा की मौजूदगी से। एक वक्त था जब मैं उन्हें किसी और लड़की के साथ इसी ऑफिस में देखकर तड़प उठी थी, और आज मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो दोनों बहुत चिपक कर बैठे हुए थे सोफे पर, जैसे मियाँ बीवी हों। सरुसामा की निगाहें अपने सेल में मगन थी, जबकि उनकी मंगेतर मुझे ही सरता पांव बगौर तक रही थी। वो हरजाई हर बार की तरह अजनबी बना बैठा था। शरीयत में मंगेतर की कोई हैसियत नहीं है, वो अभी भी उनके लिए अजनबी औरत, जबकि मैं इस सितमगर के निकाह में थी, उसकी हक हलाल की बीवी। लेकिन मैं खड़ी हुई थी अजनबियों की तरह, और वो गैर औरत उनसे लगकर बैठी हुई थी मेरे सामने, मेरे सामने वो भी धड़ल्ले से। मुझे अपनी हालत पर जैसे हंसी आ रही थी और रोना भी। रोना कि कभी मैंने इस शख्स को अपना समझा। अ, अभी मैंने तलाक मांगने के लिए मुंह खोला ही था कि उनकी मंगेतर खड़े होकर मेरी जानी भाई, और फिर उसने मेरे दोनों हाथ बड़ी गर्मजोशी से पकड़ लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा, तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। जिंदगी में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी फौरन मदद करूंगी। वैसे शादी हो गई तुम्हारी? अगर नहीं तो फिर बस लड़का पसंद करो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं तुम्हारी शादी देखना कितनी धूमधाम से करवाऊंगी। फरजीन की बातों से मुझे एहसास हुआ कि वो तो जानती तक नहीं कि मैं सरुसामा की बीवी हूँ। वो मेरी बहुत मशकूर और एहसानमंद दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हो गया है फरजीन? फ्री में नहीं किया इसने कुछ भी, अच्छी खासी रकम दी है मैंने इस काम के लिए इसे। तुम्हें ज्यादा मशकूर होने की जरूरत नहीं है। वो डेविल निहायत कड़वे और बेजारियत भरे लहजे में गोया हुआ। उसके जुमलों ने जैसे मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। कोई इतना बेहिस और बेगैरत भी हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इस शख्स से तवक्का भी और क्या कर सकती थी? जो शख्स अपनी ही औलाद को मारने चल पड़े, उससे आप क्या उम्मीद रखोगे भला? डोंट बी क्रूअल उसामा। इस लड़की की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। मैं उसका जितना एहसान मानूं इतना कम है। लाइबा, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, ये शुरू से ऐसा ही है। एक गैर औरत मुझे बता रही थी कि मेरा शौहर कैसा है। हाँ, क्या मजाक है। फर्जीन छोटे लोगों को इतना सर नहीं चढ़ाते। कुछ पैसे देकर निपटाओ इसे। सरुसामा का मुझे देख हकारत से कहना था कि मैं अपनी जगह पत्थर की मूरत बन गई।
मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे जिस्म में किसी ने सुइयां चुभा दी हैं। इतनी तजलील, वो तो मुझे किसी रोड पर चलती फकीरनी की तरह ट्रीट कर रहे थे। काटो तो खून ना निकले, कुछ ऐसा हाल था फिर मेरा। मैंने उनकी जानिब शदीद कदूरत से देखा। तो जनाब, कैसी लगी आप लोगों को आज की एपिसोड? मुझे तो बहुत मज़ेदार लगी और बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को आज की एपिसोड कैसी लगी। अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी है, ताकि राइटर साहिबा को भी कुछ कुछ हौसला मिले। कुछ नहीं, ज़्यादा ही हौसला मिल जाएगा आप लोगों के कमेंट से। तो चलिए, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।